शुभाशीष प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत आने वाली आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के स्थल रूप। और आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि स्थल आकृतियां किसे कहा जाता है, उच्चावच क्या होते हैं और उच्चावच के आधार पर स्थल आकृतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, मैदान किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं। और हम विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार और मैदानों का उदाहरण भी जानेंगे। इसके साथ साथ हम विश्व के मानचित्र में विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार और मैदानों का अवलोकन भी करेंगे। तो बच्चों, जब आप कहीं जाते हो तो क्या सारे रास्ते पृथ्वी की सतह एक ही जैसी दिखाई देती है? नहीं ना, क्योंकि धरातल पर यानी पृथ्वी की सतह पर कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा, इसमें कहीं गड्ढे हैं तो कहीं टीले, कहीं रेत मिट्टी है तो कहीं कंकर पत्थर। और ऐसा आपने खेतों में भी जरूर देखा होगा, कुछ खेत ऊंचे होते हैं और कुछ खेत नीचे होते हैं। और बच्चों, जब हम कहीं जाने के लिए यात्रा कर रहे होते हैं तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही हमें ये अनुभव होता रहता है कि गाड़ी कभी ऊपर की तरफ चढ़ती है तो कभी नीचे की ओर उतरती है। अच्छा, तो सोचो कि ऐसा क्यों होता है? आपका अनुमान लगभग सही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह जमीन की सतह हर जगह एक जैसी नहीं है, अर्थात ये कहीं पर ऊंची है तो कहीं पर नीची है। यानी पृथ्वी का धरातल असमान और ऊबड़ खाबड़ है। इसी असमानता के कारण पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के रूप और आकृतियां नजर आती हैं। इन रूपों के आकार आकृतियां अलग अलग हैं। और बच्चों, क्या आप जानते हो कि पृथ्वी की सतह पर जो ये आकार और आकृतियां नजर आती हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो बच्चों, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले आकार और आकृतियों को स्थल आकृति कहा जाता है। स्थल आकृति यानी पृथ्वी की सतह के आकार और आकृतियां। और इन स्थल आकृतियों के कारण ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। और प्राकृतिक भूदृश्य क्या होते हैं? प्राकृतिक भूदृश्य पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाली विशेषताएं होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, समुद्र, नदियां आदि। ये सब प्राकृतिक भूदृश्य हैं और ये प्राकृतिक भूदृश्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी का धरातल कहीं से ऊंचा तो कहीं से नीचा दिखाई देता है। और बच्चों, ये धरातल पर जो ऊंचाई नीचाई दिखाई देती है, इससे धरातल का रूप अलग तरह का दिखाई देता है। और क्या आप जानते हो कि धरातल की ऊंचाई नीचाई के कारण धरातल पर जो रूप बनता है, जो प्रतिरूप बनता है, जो एक पैटर्न बनता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों, धरातल की ऊंचाई नीचाई के कारण धरातल पर बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। उच्चावच यानी धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाला प्रतिरूप। अब धरातल शब्द आज आपने पहली बार सुना होगा, तो हम इसको और ठीक से समझ लेते हैं। तो बच्चों, खेत तो आपने जरूर देखे होंगे, तो ये भी देखा होगा कि खेतों की बुआई के समय पूरे खेत में अनेक क्यारियां बना दी जाती हैं। इन क्यारियों के बनाने से क्यारियों की मेढ़ ऊंची और खेत की बाकी जमीन नीची दिखाई देती है। तो इस प्रकार पूरे खेत का ऊंचाई नीचाई के कारण एक नए तरह का प्रतिरूप, एक नए तरह का पैटर्न बन जाता है। और ये पैटर्न ही उस खेत का उच्चावच है। तो उच्चावच यानी धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाला प्रतिरूप। और बच्चों, उच्चावच के आधार पर स्थल आकृतियों को यानी पृथ्वी की सतह के आकार और आकृतियों को उच्चावच के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। और अब हम इन तीनों श्रेणियों के उच्चावचों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उच्चावच। तो बच्चों, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में केवल 2 ही स्थल रूप आते हैं, महासागर और महाद्वीप।
पृथ्वी की पूरी सतह को दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थल मंडल और जल मंडल। स्थल मंडल यानी जमीन का फैलाव यानी महाद्वीप, और जल मंडल यानी जल का फैलाव अर्थात महासागर। और बच्चों, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि पूरे संसार में 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। तो और ये महाद्वीप हैं, इसमें जो आपको ये नीले रंग का भाग दिखाई दे रहा है ये सब जल का फैलाव है अर्थात ये महासागर हैं, और जो सफेद रंग में भाग दिखाई दे रहा है ये स्थल का फैलाव है यानी महाद्वीप हैं। तो इन महाद्वीपों के नाम हैं यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। इस तरह पूरे संसार में 7 महाद्वीप हैं। और बच्चों, तो इस महासागर और महाद्वीप ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आने वाले स्थलाकृतियां हैं। अब हम देखते हैं कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत कौन कौन सी स्थलाकृतियां आती हैं। तो बच्चों, पर्वत, पठार और मैदान ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आने वाले स्थलाकृतियां हैं और ये केवल महाद्वीपों पर पाई जाती हैं। और इसके बाद है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत टीले, नदी घाटी और डेल्टा आते हैं। तो इस तरह ये तीसरी श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आने वाली स्थलाकृतियां हैं। बच्चों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि स्थलाकृतियों में इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं। तो बच्चों, किसी भी क्षेत्र में जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनके निर्माण में उस क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पिछले पाठ में आपने ये भी जाना था कि चट्टानें अनेक प्रकार की होती हैं। तो जो चट्टान जैसी होती है वो वैसी ही स्थलाकृति का निर्माण करती है। जैसे जो चट्टान बहुत कठोर और मजबूत होती है उससे पर्वतों का निर्माण होता है, और जो चट्टानें अपेक्षाकृत कम कठोर और कम मजबूत होती हैं उनसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ, टीले और मैदान इनका निर्माण होता है। और बच्चों, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के मुख्य 3 प्रकार हैं, पर्वत एवं पहाड़ी, पठार और मैदान। और बच्चों, याद करो कि ये कौन सी श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत आते थे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, पर्वत, पठार और मैदान ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। और अब हम सबसे पहले इन तीनों स्थलाकृतियों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में समझेंगे। बच्चों, पर्वत अपने सुंदर मौसम और सुहावने मौसम के कारण, सुंदरता के कारण सबको अच्छे लगते हैं। और आपने भी तो पर्वतों की जरूर सैर की होगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि भूगोल विषय के अंतर्गत पर्वतों को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों, आसपास के धरातल से ऊंची उठी स्थल आकृतियों को पर्वत कहते हैं। यानी ये जो पर्वत होते हैं ये अपने आसपास की पृथ्वी का ऊपर उठा हुआ हिस्सा होते हैं, प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होते हैं। प्राकृतिक का मतलब है कि इनका निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया, अपितु ये प्राकृतिक रूप से स्वयं ही निर्मित होते हैं। और बच्चों, यदि आपने पर्वत कभी देखे होंगे तो ये भी जरूर देखा होगा कि पर्वत एक साथ बहुत सारे दिखाई देते हैं, यानी पर्वत एकदम समूह में दिखाई देते हैं। और जब ये समूह में होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए क्रम में होते हैं तो इनको पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी कहा जाता है। और पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं इसलिए ये दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। और जो स्थल आकृतियां पर्वतों से कम होती हैं ऊंचाई में उन्हें पहाड़ियां कहते हैं। यानी पहाड़ियां ऊंची तो होती हैं लेकिन पर्वतों से कम ऊंची होती हैं। और उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों के 3 प्रकार हैं, वलित या मोड़दार पर्वत, खंड या भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। यानी पर्वतों के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, वलित या मोड़दार पर्वत, खंड या भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब हम इन तीनों पर्वतों के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वलित या मोड़दार पर्वत। बच्चों, वलित का अर्थ होता है वलन। तो जिन पर्वतों का निर्माण चट्टानों में
मोड़ पड़ जाने के कारण हुआ है, सिकुड़ने के कारण हुआ है, उन्हें वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें होती हैं, उनमें मुड़ने और सिकुड़ने की क्रिया द्वारा जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। पिछले पाठ में आपने जाना था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार है और ये परतें चट्टानों से बनी हैं तथा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब ये चट्टानें गति करती हुई एक दूसरे के निकट आ जाती हैं तो इन चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं और इन मोड़ों के परिणाम स्वरूप मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। और बच्चों, वर्तमान युग के लगभग सभी बड़े पर्वत वलित या मोड़दार पर्वत हैं और ये वलित या मोड़दार पर्वत संसार के लगभग सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। अब हम विश्व के प्रमुख वलित या मोड़दार पर्वतों के उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों, हिमालय पर्वत, एल्बुर्ज पर्वत, आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब वलित या मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं। और अब हम विश्व के मानचित्र में ये समझ लेते हैं कि इनमें से कौन सा पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है। तो बच्चों, हिमालय पर्वत आप जानते हो भारत में है और भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है, तो हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में है। एल्बुर्ज और आल्प्स पर्वत ये दोनों यूरोप महाद्वीप में हैं और रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। एटलस पर्वत और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित हैं। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर स्थित है। तो ये हैं विश्व के कुछ प्रमुख वलित या मोड़दार पर्वत। इसके बाद अब हम पर्वतों के दूसरे प्रकार भ्रंश या खंड पर्वतों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, खंड का अर्थ होता है टुकड़े और भ्रंश का अर्थ होता है दरार। तो जब बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं तो उन दरारों के कारण पृथ्वी की सतह का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। इस प्रकार विशालकाय चट्टानों में दरार पड़ने के कारण इन खंड या भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है और जो भाग ऊपर उठ जाता है वो भ्रंश पर्वत कहलाता है, जो भाग नीचे धंस जाता है वो भ्रंश घाटी कहलाता है। और बच्चों, भारत के सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत तथा पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं तथा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में जो भ्रंश घाटी बनी है उसमें नर्मदा नदी बहती है। अब हम देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत कौन कौन से हैं। तो बच्चों, फ्रांस का वॉस्जेस पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, स्पेन का सिएरा नेवादा पर्वत और भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट ये विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वतों के उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सा पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है। विश्व के मानचित्र में इसका अवलोकन कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, सिएरा नेवादा पर्वत स्पेन में है, वास्जेस पर्वत फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। इस तरह ये तीनों ही पर्वत यूरोप महाद्वीप पर स्थित हैं। और अगर हम पश्चिमी घाट, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो ये भारत में है और भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है। इस तरह ये पर्वत एशिया महाद्वीप पर हैं। और अब हम बात करते हैं पर्वतों के तीसरे प्रकार, जिसका नाम है ज्वालामुखी पर्वत। तो बच्चों, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक खुला द्वार होता है। इस द्वार से मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर बाहर आता है। पिछले पाठ में आपने जाना था कि पृथ्वी के अंदर मेंटल नाम की एक मोटी परत है और इसी परत का एक भाग, ऊपर का भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसी दुर्बलता मंडल का लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के धरातल पर बाहर आता है और बाहर आकर ये इस द्वार के चारों तरफ एकत्रित हो जाता है और इस तरह लावा के एकत्रित होने से शंकु के आकार की आकृति बन जाती है और यही आकृति ज्वालामुखी पर्वत कहलाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो,
ये जितना भी लाल रंग का भाग है ये सब पृथ्वी के आंतरिक भागों में छुपा हुआ लावा है। यही ज्वालामुखी उद्गार के समय रास्ता बनाता हुआ ज्वालामुखी के मुंह से बाहर आता है, और जब ये बाहर आता है तो इसके साथ अनेक कंकर, पत्थर, मिट्टी, धुआं आदि भी बाहर आते हैं और ये ज्वालामुखी के मुख के चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं। एकत्रित होने से शंकु के आकार की आकृति बन जाती है और इसी को फिर ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। और अब हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण देख लेते हैं। तो बच्चों, मोना लोवा पर्वत, चिम्बोराजो पर्वत, क्राकाटाओ पर्वत और विसुवियस पर्वत, ये पर्वत विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है। तो सबसे पहले मोना लोवा पर्वत। मोना लोवा पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। चिम्बोराजो पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। विसुवियस पर्वत यूरोप महाद्वीप पर स्थित है और क्राकाटाओ पर्वत इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप पर स्थित है। इस तरह ये हैं विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत। और बच्चों, अच्छा बताओ कि प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत कौन से दो स्थल रूप आए थे? सोचो बच्चों, आप सही अनुमान लगा रहे हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत महासागर और महाद्वीप आए थे। और स्थलाकृतियां किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाले आकार और आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। और बच्चों, अब विश्व के प्रमुख पर्वतों के बाद अब हम पढ़ेंगे पठारों के बारे में। पठार क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूपों को पठार कहते हैं। इनके शिखर समतल एवं सपाट होते हैं और इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। यानी जो ये पठार होते हैं ये भी धरातल पर अपेक्षाकृत पर्याप्त रूप से ऊंची उठी हुई स्थलाकृति होते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ऊंचे तो पर्वत भी होते हैं, फिर इनमें अंतर क्या है? तो बच्चों, पहले इस अंतर को ही संक्षेप में समझ लेते हैं। देखो, पर्वतों के शिखर नुकीले होते हैं लेकिन पठारों के शिखर समतल और सपाट होते हैं। पर्वतों की ऊंचाई हजारों मीटर होती है लेकिन पठारों की ऊंचाई पर्वतों से बहुत कम होती है। पर्वतों पर वन संपदा पाई जाती है, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, औषधियां, ये सब चीजें पर्वतों पर पाई जाती हैं। और पठारों में खनिज पाए जाते हैं जैसे लोहा, सोना, कोयला, हीरा, मैग्नीज इत्यादि। इस तरह पठार जो हैं वो खनिजों का भंडार होते हैं और विश्व का अधिकांश खनिज पठारों से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके जो खड़े ढाल होते हैं, जो ये खड़े ढाल होते हैं, इन पर नदियां जलप्रपात बनाती हैं और जलप्रपात जल विद्युत उत्पन्न करने में सहयोगी होते हैं। इस तरह ये पठार भी किसी देश की प्राकृतिक संपदा होते हैं। और बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप का तो अधिकांशतः भाग पठार ही है। और यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग भी पठारों का प्रमुख उदाहरण है। और अब हम विश्व के प्रमुख पठारों का अवलोकन कर लेते हैं और देखते हैं कि विश्व के प्रमुख पठारों के उदाहरण कौन कौन से हैं और ये विश्व में कहाँ पर स्थित हैं। तो बच्चों, साइबेरिया का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडा शील्ड, ये विश्व के कुछ प्रमुख पठार हैं। अब हम विश्व के मानचित्र पर देख लेते हैं कि ये इनमें से कौन सा पठार कहाँ स्थित है। तो बच्चों, साइबेरिया का पठार एशिया महाद्वीप में है और कनाडा शील्ड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कोलंबिया का पठार और ब्राजील का पठार, ये दोनों ही पठार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर है। तो बच्चों, ये हुए कुछ विश्व के प्रमुख पठार। अच्छा बच्चों, जरा सोचकर बताओ कि पर्वतों के कितने प्रकार थे? सही अनुमान लगा रहे हैं आप?
पर्वतों के 3 प्रकार थे। कौन कौन से? वलित या मोड़दार पर्वत, भ्रंश या खंड पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। और अब पठारों के बाद हम पढ़ेंगे स्थल आकृतियों के तीसरे प्रकार, जिसका नाम है मैदान। बच्चों, मैदान शब्द सुनकर आपको अपने खेल का मैदान याद आ गया होगा, जहां आप दोस्तों के साथ खेलते हो और सुबह प्रार्थना भी करते हो विद्यालय में। लेकिन भूगोल विषय के अंतर्गत मैदान किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो बच्चों, भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहा जाता है। भूपटल पर समतल लेकिन निचले स्थल रूपों को मैदान कहा जाता है। इनका ढाल मंद होता है, यानी इनका ढाल इनकी जो ढलान है वो बहुत कम होती है और थोड़े बहुत उच्चावच को छोड़कर, यानी थोड़ी बहुत ऊंचाई नीचाई को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। और बच्चों, मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है, इसलिए मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं और यहाँ पर खेती करना अच्छा होता है। और समतल होने के कारण यहाँ पर खेती करना, घर बनाना, सड़कें बनाना, रेल की पटरियां बिछाना, परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करना, ये सब भी बहुत आसान होता है। इसीलिए लोगों के रहने के लिए मैदानों को एक अच्छी जगह माना जाता है। और बच्चों, क्या आप जानते हो कि उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में गिना जाता है? अब हम विश्व के कुछ प्रमुख मैदानों के उदाहरण और विश्व के मानचित्र में उनकी स्थिति को देख लेते हैं। तो बच्चों, विश्व के प्रमुख मैदान हैं यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, वांगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान और मध्य एशिया का मैदान। ये विश्व के कुछ प्रमुख मैदान हैं। अब हम मानचित्र में देखते हैं कि इनमें से कौन सा मैदान किस महाद्वीप पर स्थित है। तो बच्चों, यूरोप का मैदान पढ़ने से ही पता चल रहा है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया एशिया में है, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। और वांगहो का मैदान चीन देश में है और चीन देश भी एशिया महाद्वीप पर स्थित है, तो ये भी एशिया महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका का मैदान, देखो नाम से ही पता चल रहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। और मध्य एशिया का मैदान एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इस तरह ये हैं विश्व के कुछ प्रमुख मैदान। और बच्चों, विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार और मैदानों को तो हमने देख लिया। अब हम अपने देश भारत के प्रमुख पर्वत, पठार और मैदानों के बारे में जानेंगे और हमारे देश के मानचित्र में उनकी स्थिति का भी अवलोकन करेंगे। तो बच्चों, ये है हमारे प्यारे देश भारत का मानचित्र। अब हम इसमें देखते हैं कि हिमालय पर्वत कहाँ है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वत वलित या मोड़दार पर्वतों का उदाहरण है। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत को देखते हैं। तो बच्चों, भारत के मानचित्र में ये बिल्कुल ऊपर की तरफ, यानी भारत की उत्तर दिशा में सबसे ऊपर ये हिमालय पर्वत है। इसको भारत का मुकुट, भारत का पहरेदार की संज्ञा दी जाती है। और ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो ये है हमारे देश का हिमालय पर्वत, जो कि वलित पर्वतों का उदाहरण है। उसके बाद हमने पढ़ा था भ्रंश पर्वतों के बारे में और जाना था कि विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट भारत के भ्रंश पर्वतों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि मानचित्र में ये कहाँ स्थित है। तो बच्चों, लगभग मध्य में ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है। ऊपर विंध्याचल है और नीचे सतपुड़ा। इन दोनों के बीच में जो भ्रंश घाटी बनी है, इसमें नर्मदा नदी बहती है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि भ्रंश पर्वतों में जो भाग ऊंचा उठ जाता है वो भ्रंश पर्वत होता है और जो भाग नीचे धंस जाता है वो भ्रंश घाटी कहलाता है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों भ्रंश पर्वत हैं। इन दोनों के बीच में जो भ्रंश घाटी बनी है उसमें ये नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद हमने जाना था ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में। तो बच्चों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। और ये भी आपको याद होगा कि ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। तो बच्चों,
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में नीचे की तरफ। इसी द्वीप समूह में एक द्वीप का नाम बैरन है और इसी बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। उसके बाद हमने बच्चों पठारों के बारे में पढ़ा और जाना कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी विश्व के प्रमुख पठारों में से है। तो बच्चों देख लेते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है। अच्छा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। भूमि का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल हो। तो अगर आप इस त्रिभुज जैसी आकृति को देखेंगे तो ये तीनों तरफ जल से घिरी है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और नीचे हिंद महासागर है। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है और ये पूरा भाग पठारी है। इसमें जितना आपको ये पीले रंग का भाग दिखाई दे रहा है ये सब भारत के पठार हैं। इसीलिए इसको भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। और बच्चों इसको दक्षिण का पठार भी कहा जाता है क्योंकि ये भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। उसके बाद हमने मैदानों के बारे में पढ़ा और जाना कि भारत के उत्तर का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से गिना जाता है। तो हिमालय पर्वत के नीचे जो ये हरे रंग का बड़ा भाग दिखाई दे रहा है ये उत्तर भारत का मैदान है। इसका निर्माण हिमालय से बहकर आने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। और बच्चों क्या आप जानते हो कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली और हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश इसी उत्तर भारत के मैदान में स्थित है। तो बच्चों ये हमने विश्व के कुछ पर्वत, पठार और मैदान देखे और साथ में भारत के भी कुछ प्रमुख पर्वत, पठार और मैदानों का मानचित्र में अवलोकन किया। अब संक्षेप में हम दोहरा लेते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पृथ्वी की सतह के आकार और आकृतियों को स्थल आकृति कहा जाता है। उसके बाद हमने उच्चावचों को पढ़ा और जाना कि धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। हमने ये भी समझा कि उच्चावच के आधार पर स्थल आकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। उसके बाद हमने स्थल आकृतियों के प्रमुख 3 प्रकारों को पढ़ा जिसमें हमने पर्वत, पठार और मैदानों के बारे में बात की और ये जाना कि उत्पत्ति के आधार पे पर्वत भी 3 प्रकार के होते हैं। वलित या मोड़दार पर्वत जिनका निर्माण चट्टानों में मोड़ पड़ने की क्रिया द्वारा होता है। दूसरा था खंड या भ्रंश पर्वत जिनका निर्माण विशालकाय चट्टानों में बड़ी बड़ी दरार पड़ने के कारण होता है। तीसरा था ज्वालामुखी पर्वत जिनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया द्वारा होता है। उसके बाद हमने पठारों के बारे में पढ़ा और जाना कि साइबेरिया का पठार भारत का प्रायद्वीपीय पठार विश्व के पठारों के प्रमुख उदाहरण हैं। उसके बाद हमने मैदानों के बारे में पढ़ा और जाना कि यूरोप का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, हुआंगहो का मैदान, साइबेरिया का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में गिने जाते हैं। और बच्चों अब आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को दोहराना है और इस दिए गए कार्य को करना है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस गृह कार्य को, अभ्यास कार्य को उतार लीजिए और फिर भारत के प्रमुख स्थल रूपों की एक सूची बनाकर भारत के रिक्त मानचित्र में उनको प्रदर्शित कीजिए। उसके बाद आपको विश्व के रिक्त मानचित्र में हिमालय पर्वत, एटलस पर्वत, एंडीज पर्वत को प्रदर्शित करना है और ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडा शील्ड पठार को प्रदर्शित करना है और उत्तर भारत का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हुआंगहो के मैदान को भी विश्व के रिक्त मानचित्र में छायांकित करना है। तो बच्चों आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में नई नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।